हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांगन, गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जीएजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है स्पेशलाइज्ड अकाउंट, जिसमें यूनिट है सेकंड। टॉपिक है बीमा कंपनी के लेखे। तो बीमा कंपनी के लेखे तीन प्रकार से तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले आगम खाता, दूसरा लाभ हानि खाता और तीसरा है चिट्ठा। तो बीमा कंपनी के लेखे में टोटल 15 अनुसूची होती है, जिसमें से 1 से 4 अनुसूची का प्रयोग आगम खाता बनाने के लिए किया जाता है और 5 से 15 अनुसूची का प्रयोग चिट्ठा बनाने के लिए किया जाता है। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको जो है आगम खाता का प्रारूप जो है बता दिया था। और एक बात जो महत्वपूर्ण है वो है कि आपको प्रारूप को पूरे लिखना है प्रैक्टिस के दौरान भी, और प्रैक्टिस के दौरान तो लिखना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कोई भी मत जो है एग्ज़ाम में ना छूटे, है ना। तो पूरा प्रारूप, क्योंकि जो बीमा कंपनी है वो प्रारूप को रखा रहता है और जिस वित्तीय वर्ष में जो आपका जो है मदों में व्यय आय हुआ रहता है उसका अमाउंट उसमें दर्शाता है। तो आपको पूरा प्रारूप लिखना है और जिस मदों पर आपको अमाउंट दिया है वहाँ लिखना है, और नहीं दिया है तो आपको डेस करना है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं कि आगम खाता कैसे बनाना है। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में जो है आपको के संबंध में आगम खाता 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए आपको तैयार करना है। तो इसमें आपको जो है मदें दी गई हैं। असमाप्त जोखिम के लिए संचय 80 लाख, अदत्त दावा के संबंध में आपको दिया हुआ है 10 लाख, ये प्रारंभ है, और अंत में दिया है 15 लाख। फिर उसके बाद आपके दावे के संबंध में मेडिकल व्यय दिया है 1 लाख। फिर दावा भुगतान आपका दिया हुआ है 70 लाख। पुनर्बीमा पर प्रीमियम आपको 4,50,000। फिर पुनर्बीमा में प्राप्त दावे 1,50,000। फिर आपको स्वीकृत पुनर्बीमा पर दिया है 5 लाख। फिर प्रीमियम पर दिया है आपको 1,80,00,000। फिर आपको प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन दिया है 25 लाख। फिर अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन आपको दिया है 3 लाख। फिर स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन दिया है 1 लाख। फिर स्वीकृत पुनर्बीमा दावा, है ना, आपको दिया हुआ है 2 लाख। एम्प्लॉयज़ रेम्युनेशन जो है आपका कर्मचारी जो पारिश्रमिक है वो है 32 लाख। प्रबंधकीय पारिश्रमिक है 7 लाख। यात्रा व्यय है आपका 80,000। किराया है 2,50,000 और रिपेयर है, मरम्मत है आपका 1,20,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी है 7,70,000। ब्याज लाभांश रेंट है सकल 3,80,000। लीगल एक्सपेंस है दावा का वो है 1,50,000। फिर आपका जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोगों की बिक्री से लाभ है 1,75,000। विनियोगों की बिक्री से 1,75,000। अतिरिक्त संचय आपका 60 लाख। सर्वेक्षण व्यय आपका 32,000। अंकेक्षण व्यय 10,000। विज्ञापन एवं प्रचार व्यय 12,000। ह्रास 26,000। विदेशी विनिमय हानि 6,600। फिर उसके बाद आपको मोटर कार क्या दिया हुआ है, ब्याज एवं बैंक चार्ज 3,50,000। फिर मोटर कार से हानि आपको दिया है 12,000। व्यय कानूनी व्यय दिया है 25,000। प्रोविडेंट फंड में अंशदान 10,900। डूबा ऋण 4,000। बिजली व्यय 11,000। विविध व्यय 2,500। संचार व्यय 10,000। पंजीयन फीस है 50,000। ट्रांसफ़र फीस है, हस्तांतरण फीस है 15,000 का। अब आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी आपके वर्ष के प्रारंभ में जो अदत्त प्रीमियम है 1,22,000 का है, और वर्ष के अंत में, है ना, वर्ष के प्रारंभ में 1,22,000 है, वर्ष के अंत में आपको अदत्त प्रीमियम है 85,000 का। अब आपको जो है असमाप्त जोखिम के लिए 50% संचय करना है तथा अतिरिक्त संचय आपको 10% करना है शुद्ध प्रीमियम पर। और आपको जो है आपका जो प्रीमियम तथा दावा वो 1/4 भारत के
बाहर का है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। अब हम तैयार करते हैं आगम खाता। देखिए आगम खाता फॉर्म BRA रेवेन्यू अकाउंट, इसमें बीमा कंपनी का नाम, हमारे बीमा कंपनी का नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पंजीयन क्रमांक एवं IRDA के साथ पंजीयन तिथि, ये लिखना अनिवार्य है। आगम खाता अग्नि बीमा व्यवसाय का 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए। अब इसमें विवरण, अनुसूची नंबर, चालू वर्ष और गत वर्ष। चूँकि हमारा चालू वर्ष से संबंधित है इसलिए हम चालू वर्ष में हमारी राशि लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अनुसूची 1 है ना, उसके अंतर्गत आता है अर्जित प्रीमियम शुद्ध। ठीक है, इसका जो है प्रारूप बना के हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि शुद्ध अर्जित प्रीमियम कितना है। फिर विनियोगों के विक्रय या शोधन पर लाभ या हानि लेते हैं। आपको पूरा प्रारूप A to Z तैयार करना है, मदों को लिखते जाना है प्रश्न को देखकर। ब्याज, लाभांश एवं किराया सकल। फिर अन्य में आ जाएगा आपका पंजीयन शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, स्थायी संपत्ति के विक्रय से लाभ, आयकर की वापसी। फिर अप्राप्त जोखिम के लिए संचय, जो कि अंतिम में भी होता है और प्रारंभ में भी होता है। फिर जो है इसका योग, इन सब का अनुसूची 1 का योग क्या कहलाता है? योग का। ये अनुसूची 1 आय को दर्शाता है ना, जितने भी प्राप्त हुआ है वो आय को दर्शाता है, क्योंकि हमारा आगम खाता प्राप्ति और भुगतान पर आधारित होता है, कितना हमें प्राप्त हुआ है और कितना हमने भुगतान किया है। फिर दोनों को माइनस करने के बाद जो अंतर की राशि आएगी, ये या वो जो है ये एक तो बीमा व्यवसाय का लाभ होगा या हानि होगी। अनुसूची 2 में है देय दावा शुद्ध। फिर अनुसूची 3 में कमीशन, अनुसूची 4 में बीमा व्यवसाय से संबंधित संचालन व्यय। फिर अन्य मोटर कार से हानि, अन्य में जो भी हानि है वो लिख देंगे। फिर योग खा, ये व्यय का टोटल होता है। फिर गा निकालने के लिए का और खा को माइनस करना पड़ता है, प्राप्ति और भुगतान को माइनस करना पड़ता है। फिर हमारा व्यवसाय के जो संचालन से या तो लाभ होगा या हानि होगी, यहाँ पे दर्शाएंगे। फिर कुछ भी नियोजन होते हैं, जैसे अंशधारी के खाते में अंतरण, आपदा संचय में अंतरण, अन्य संचय में अंतरण। यदि अमाउंट है तो आपको समायोजन इसमें विनियोजन करना है। फिर आपका आ जाता है योग गा, जो या एक कहाँ हस्तांतरण हो जाता है? लाभ हानि में हस्तांतरित हो जाता है। व्यवसाय के संचालन से लाभ या हानि लाभ हानि खाते में हस्तांतरित हो जाता है। अब आइए हम प्रारूप तैयार करते हैं अनुसूची 1, क्योंकि हमारे आगम खाता में कितने अनुसूची का प्रयोग होता है? 4, और चारों अनुसूची को फिर अलग अलग हमें फॉर्मेट बना के ज्ञात करना होता है। तो अनुसूची 1 में अर्जित प्रीमियम शुद्ध की हमको गणना करना है। इसमें विवरण, चालू वर्ष, गत वर्ष। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अर्जित प्रीमियम की जब हम गणना करते हैं तो कौन कौन से मदों को शामिल करते हैं? तो इसमें आता है सबसे पहले प्रत्यक्ष व्यय से प्राप्त प्रीमियम। ठीक है, फिर आता है प्राप्त पुनर्बीमा प्रीमियम, जिसको हम क्या कर देते हैं? स्वीकृत जो है उसको प्लस कर देते हैं। फिर देय पुनर्बीमा प्रीमियम या अर्पित पुनर्बीमा को माइनस कर देते हैं। फिर वर्ष के अंत में कोई अदत्य प्रीमियम है तो प्लस हो जाता है, और चालू वर्ष के प्रारंभ में है ना, वर्ष के प्रारंभ में कोई अदत्य प्रीमियम है वो क्या हो जाता है? माइनस। तो हमारे क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे पहले प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्राप्त प्रीमियम जो है हमको कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको दिया हुआ है प्रीमियम, कितना दिया हुआ है? 1,80,00,000 का। ठीक है, चूंकि हमने जो है क्वेश्चन को किस पे दर्शाया है? 1000 के गुणांक में, यानी 3 जीरो आपको कम कर देना है। तो 1,80,00,000 का हमने 3 जीरो जो है कम कर दिया है, तो हमारा हो गया 18,000 प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्राप्त प्रीमियम। अब हम किसको इसमें ऐड कर देते हैं? प्राप्त पुनर्बीमा प्रीमियम या स्वीकृत, है ना, एक्सेप्ट जो है इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। तो देखते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, आपको दिया हुआ है 5 लाख का। ठीक है, तो हमने 3 जीरो हटा दिया है तो हमारे पास बचा 500। फिर हमने टोटल कर दिया तो कितना है? 18,500। फिर क्या माइनस करते हैं? देय प्रीमियम। ठीक है, री इंश्योरेंस कैडेट है ना, री इंश्योरेंस प्रीमियम कैडेट है ना। तो देखते हैं यहाँ पे री इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, या आपको खाली जो है री इंश्योरेंस
पेड लिखा होगा या इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा होगा ये, क्योंकि हमारे पास हमारा कंडीशन है कि अगर पुनर्बीमा प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको हम क्या मानेंगे, देय पुनर्बीमा प्रीमियम मानेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा है ना रीइंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है, 4,50,000। तो 3 जीरो हटा के कितना हो जाएगा ये 450। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्राप्त पुनर्बीमा को प्लस किया और देय पुनर्बीमा को जो कि 4,50,000 है 3 जीरो को हटा दिए तो हमारा 450, तो हमारा हो गया माइनस किए तो 18,050। अब वर्ष के अंत में कितने अदत्त प्रीमियम है और चालू वर्ष के प्रारंभ में कितने अदत्त प्रीमियम है ये देख लेते हैं। तो देखिए आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है, 1,22,000 का, और लास्ट ईयर मतलब वर्ष के अंत में कितना है 85,000 का। तो वर्ष के अंत वाले में अदत्त प्रीमियम प्लस होता है 85 रुपीज़, मतलब 85,000 का 3 जीरो हटा दिए। फिर चालू वर्ष के प्रारंभ में अदत्त प्रीमियम कितना हुआ है 1,22,000, 3 जीरो हटा गए तो हमने इसको प्लस कर दिया तो 18,135 आ गया, और इसमें 122 माइनस कर देंगे तो हमारा शुद्ध प्रीमियम कितना आ गया 18,013 रुपया। ठीक है, 18,013। अब इसमें कंडीशन है कि 1/4 भाग जो है कि कहाँ का है, भारत के बाहर का है, तो भारत के बाहर 1/4 भाग है। ठीक है, 4,503.25, और भारत के अंदर फिर 13,509, लेकिन हमें शुद्ध प्रीमियम से मतलब है, तो हमारा कितना आया शुद्ध प्रीमियम 18,013। अब आइए हम दावे की गणना करते हैं। ठीक है, तो अनुसूची 2 में है देय दावा। तो देय दावे में क्या क्या जो है मदों को शामिल करते हैं, कौन कौन से मदों को शामिल करते हैं, तो इसमें विवरण है चालू वर्ष और गत वर्ष, 3 जीरो को हटा देना है। फिर भुगतान किए गए दावे, ठीक है, भुगतान किए गए दावे। तो आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में क्लेम पेड कितने का है, 70 लाख का है, तो हमने 3 जीरो वहाँ पे हटा दिया है तो कितना आ जाएगा 7,000। फिर स्वीकृत पुनर्बीमा दावे जो एक्सेप्टेड है क्लेम है ना, उसको क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है क्लेम है आपका स्वीकृत है जो है री इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड कितने का 2 लाख, तो हम यहाँ पे प्लस कर दिए कितने लाख का 2 लाख। अब प्राप्त पुनर्बीमा दावे यानी इंश्योरेंस जो रिकवर्ड है क्लेम के लिए उसको क्या कर देंगे माइनस, तो री इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड है हमारा 1,50,000, तो हमने यहाँ पर 150 चूँकि 3 जीरो हटा दिए हैं तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो हमारा दावा का भुगतान कितना आएगा 7,050। फिर दावा संबंधी कानूनी व्यय, तो दावा संबंधी कानूनी व्यय आपके क्वेश्चन में दिया है 150, चिकित्सा व्यय दिया है 100 और सर्वेक्षण व्यय दिया है 32, तो टोटल 282। अब वर्ष के अंत में कोई दावा बकाया है ना, वर्ष के अंत में कोई दावा है तो हमारे क्वेश्चन में है अदत्त दाव के संबंध में दायित्व है 1 अप्रैल 2019 को है 10 लाख और लास्ट में है 31 मार्च 2020 को है 15 लाख, यानी आपके अंत में है कितना, अंत में है बकाया कितना 15 लाख यानी 1,500, और प्रारंभ में कितना है 10 लाख, तो 3 जीरो हटा दिए। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा 1,000। इस प्रकार प्लस माइनस के बाद हमारे पास शुद्ध देय दावा कितना बचा 7,832, जिसमें भारत के बाहर कितने बटे भाग है 1/4, तो 1,958, और भारत में कितना है 5,874, लेकिन हमारा शुद्ध प्रीमियम जो देय दावा है वो कितना है 7,832। अब आइए हम अनुसूची 3 में कमीशन की गणना करते हैं। तो विवरण चालू वर्ष और गत वर्ष क्या क्या मदें आती है, प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन, तो देखते हैं कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस आपका कितना है 25 लाख का है। ठीक है, 3 जीरो आपने हटा दिया तो 2500, क्या प्लस हो जाता है स्वीकृत बीमा पर कमीशन। ठीक है, स्वीकृत बीमा पर कमीशन, तो आपका कितना है स्वीकृत बीमा पर कमीशन, आपका कमीशन ऑन इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 1 लाख का, तो यहाँ पे हमने
इसको प्लस कर दिया। फिर अर्पित बीमा पर पुनर्बीमा पर कमीशन कितना है, कमीशन ऑन इंश्योरेंस कैडेड आपका है 3 लाख, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है 300, तो कितना हो गया 2300। ठीक है, ये आपका शुद्ध कमीशन। अब हमारा अनुसूची 4 है ना, जिसमें हमने मदों को लिखा है बीमा व्यवसाय से संबंधित संचालन व्यय। इसमें विवरण और चालू वर्ष और गत वर्ष। देखिए मैंने यहाँ पे टोटल जो है 13 मदों को शामिल किया है। 13 मदों में ही जो है, जो यहाँ पे 13 पॉइंट में जो जो मदें हैं वो उसमें आएगा, और जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको आप अन्य में डाल सकते हैं, है ना। अन्य में जो बिजनेस का व्यय होगा, जो व्यवसाय का व्यय होगा, है ना, उसको आप अन्य में डाल सकते हैं। और अगर आपको जो है और अन्य जैसे हमारे क्वेश्चन में मोटर कार से हानि है, डूबत ऋण है, तो उसको आप आगम खाता बनाते समय जो अदर होता है आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास है कर्मचारी पारिश्रमिक, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। देखिए एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन, कर्मचारी पारिश्रमिक हमको दिया हुआ है कितना, 32 लाख का, तो हमने लिया है यहाँ पर 3200। तो इस प्रकार सारे मदे हम लेंगे। यात्रा, परिवहन एवं वाहन के चालू व्यय 80, प्रबंधकीय पारिश्रमिक हमको दिया हुआ है 700, मतलब 3 जीरो हटा के, है ना। किराया कर 250, मरम्मत है 120, छपाई एवं लेखन सामग्री 770, संचार व्यय है 10, कानूनी एवं व्यावसायिक व्यय 25, अंकेक्षक का शुल्क है 10, विज्ञापन एवं प्रचार व्यय है 12, बैंक एवं बैंक प्रभार है 350, अन्य। चूँकि विदेशी में से हानि, अन्य में मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि विदेशी में से अगर हानि हो तो अन्य में शामिल होगा। बिजली व्यय, क्योंकि इस पॉइंट में कहीं भी बिजली व्यय नहीं है तो हम अन्य में शामिल कर देंगे 11। विविध व्यय है, चूँकि यहाँ पे जो पॉइंट नंबर है उसमें कहीं भी विविध व्यय का जो है मद नहीं है ना, तो हमने यहाँ पर अन्य में शामिल कर दिया 2.5, तो टोटल हो गया 20.1 रुपया। फिर डेप्रिसिएशन 26,000 का है, 3 जीरो हमने हटा दिया है, तो 26 रुपये। तो इस तरीके से आपको 1 से 13 मद में, है ना, जो जो आता है आपको वहाँ आपको अमाउंट लिखना है, और जहाँ सब आपको समझ में नहीं आता है, मतलब जो पॉइंट इसमें नहीं मिलता है ना, तो आप कहाँ डाल सकते हो, अदर में डाल सकते हो। तो इस प्रकार एक टोटल हुआ 5,584। तो आइए हम उन सारे प्रारूप का जो अमाउंट है उसको हम रख देते हैं। तो अर्जित प्रीमियम हमारा आया था 18,013। विनियोग के विक्रय से जो है हमको लाभ हुआ है 1,75,000, आपके क्वेश्चन पे है, तो हमने ले लिया 175, 3 जीरो हटा दिया। ब्याज लाभांश किराया आपका है 3,80,000 था, तो हमने 380 कर लिया। फिर अन्य जो है, जैसे अन्य में है आपका पंजीयन शुल्क जो प्राप्ति है ना, 50, हस्तांतरण शुल्क 15, स्थायी संपत्ति की विक्रय से नहीं है, डेश है। इस तरीके से अन्य में आपका कितना आ गया 65। फिर अप्राप्त जोखिम के लिए संचय। देखिए तो हमारा जो है अप्राप्त जोखिम के लिए आपको बोला रहे चाहे नहीं बोला रहे, आपको संचय करना है। अगर आपको प्रश्न में संचय का प्रतिशत दे दिया है ना, क्योंकि मैंने लेक्चर में समझा दिया था कि समुद्री बीमा के लिए संचय आपको 100% और अग्नि और विविध बीमा के लिए आपको संचय कितना परसेंट लेना है, 50% लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में दर देता है तो आपको उसी दर के हिसाब से लेना है। अगर आपको प्रश्न में दर नहीं देता है ना, प्रतिशत नहीं देता है, तो आपको 50% अग्नि और विविध बीमा में और 100% समुद्री बीमा में लगाना है। और असमाप्त जोखिम के लिए संचय बोला रहे या ना बोला रहे आपको करना है। तो इसमें हमने लिया है प्रारंभ में आपका है 14,000, 8,000 प्लस 6,000 14,000, और इसमें इन दोनों का प्लस कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद शुद्ध प्रीमियम का लेना है आपका। फिर अतिरिक्त संचय है आपका 6,000 प्लस शुद्ध प्रीमियम का 10%, तो टोटल आपका 7,801.3 होता है ना। तो फिर हमने इन दोनों का जो है डिफरेंस निकाला है ये। अब ये माइनस में क्यों है, क्योंकि नियम है कि संचय का अंतिम शेष प्रारंभिक शेष से ज़्यादा होता है, यानी ये अंतिम शेष अगर प्रारंभिक से ज़्यादा होता है तो अंतर की राशि को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो ये संचय के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर अंतिम शेष प्रारंभिक शेष से ज़्यादा होता है तो अंतर की राशि को क्या करेंगे, घटाएंगे, और अंतिम शेष प्रारंभिक से कम होता है
तो उस राशि को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो है योग का जो कि हमारा आय दर्शाता है, प्राप्ति दर्शाता है 15,825.20। ये हमारा अनुसूची 1 है। अब हमारा व्यय दर्शाता है अनुसूची 2, 3 और 4। तो देय दावे हमने ज्ञात किया है 7,832, कमीशन हमने निकाला है 2300, बीमा व्यवसाय से संबंधित संचालन व्यय हमने निकाला है 5,584। अब अन्य में है जिसको हमने न बीमा व्यवसाय में व्यय में शामिल किया है, ना ही किसी भी और प्रारूप में अनुसूची में, तो हमने ले लिया मोटर कार से हानि यहाँ पे 12, डूबत रेंज 4, तो टोटल अन्य जो है वो 16। इस प्रकार व्यय का जो टोटल है वो 15,732 योग खा। अब चूंकि प्राप्ति में हम भुगतान माइनस करते हैं, यानी आय में व्यय माइनस किया जाता है, तो क्या निकल के आता है, चूंकि हम अग्नि बीमा का बना रहे हैं तो अग्नि बीमा व्यवसाय के संचालन से लाभ या हानि। अब हमारा जो है प्राप्त प्रीमियम है, मतलब अनुसूची 1 जो कि हमारा क्या दिखाता है, प्राप्त दिखाता है, तो उसका टोटल आया था 15,825.20 है ना। और हमारा योग का खा जो कि व्यय बताता है 15,732, तो हमने का को खा से माइनस किया तो हमारा आया 93.20, यानी ये प्लस में है, इसलिए व्यवसाय के संचालन से क्या हुआ है, लाभ हुआ है कितना, 93.2। अब इसमें कुछ विनियोजन है, अंशधारियों के खाते में अंतरण, आपदा संचय में अंतरण, अन्य संचय में अंतरण। चूँकि हमारे क्वेश्चन में ये नहीं दिया है इसलिए हमने डेस कर दिया। अब टोटल हमारा ग जो कि ग क्या दर्शाता है, परिचालन व्यय से है ना, बीमा व्यवसाय से संबंधित जो परिचालन व्यय है उसे लाभ या हानि, तो हमको लाभ हुआ है 93.20। तो यही लाभ कहाँ हस्तांतरित हो जाएगी, लाभ हानि खाता बनाते समय। लाभ है तो वो इनकम में आएगा और अगर हानि होती तो माइनस हो जाता। थैंक यू।